हेलो मेरी प्यारी फैमिली मेंबर्स, मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और आज मैं आपके सामने एक गांव में घटी बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूं, क्योंकि उस गांव में जो घटना घटी थी उसे पूरे गांव वालों ने देखा था कि कैसे एक परिवार कितनी जल्दी शोहरत की सीढ़ियां चढ़ जाता है, फिर कैसे एक एक करके वह सभी चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन पूरे गांव वालों को समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी ताकत इनका हाथ लग गई थी जो वह कामयाबी की इतनी सीढ़ियां चढ़ चुके थे। लेकिन बाद में जो हुआ वह बहुत ही खौफनाक था और उसी गांव के रहने वाले एक नौजवान ने, जो हमारा सब्सक्राइबर भी है और रेगुलर हमारी स्टोरी सुनता है, उसी ने पूरी घटना हमें बताई है, क्योंकि ये घटना उसने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी है और उस खौफ को जिया भी है। तो उस भाई ने जैसे भी मुझे बताया, इस पूरी स्टोरी को मैंने अपने शब्दों में तैयार किया है और पूरी कहानी रियल घटनाओं पर आधारित है। अच्छा, आपको इस स्टोरी से तंत्र मंत्र के बारे में बहुत ही ज्यादा जानने को भी मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी स्टोरी को आखिर तक मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। वो आधी रात का समय था। गौतम अपने घर से बाहर निकला था। वह एक वैश्यालय जा रहा था। रास्ता सुनसान था। होठों पर एक मधुर गीत लिए अपनी मस्ती में चल रहा था। वह वैश्यालय से ठीक एक गली पहले रुका और उसने अपनी जेब से एक बीड़ी निकालकर मुंह में रखी। तभी हवा में एक लौ उसकी बीड़ी को जलाते हुए निकली। इस हरकत से गौतम चौंक जाता है। वह अपनी जगह पर जमा खड़ा रहता है और अपने आसपास किसी के होने की स्थिति को महसूस करता है। तभी उसके कानों में चूड़ियों की खन खन की आवाज आती है। यह आवाज उसके पीछे से ही आ रही थी। गौतम तुरंत पलटकर देखता है तो शादी के जोड़े में एक लड़की उसके ही करीब आ रही थी। जैसे जैसे वह लड़की करीब आ रही थी, गौतम देखता है यह शादी का जोड़ा तो वही है जो महिमा का था। शरीर भी महिमा का ही लग रहा था। गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि यह महिमा जैसी लड़की कौन है। वह सोच रहा था, कहीं यह महिमा ही तो नहीं। वो लड़की धीरे धीरे गौतम की ओर बढ़ रही थी। गौतम अब घबरा चुका था, इसलिए एक एक कदम पीछे हटा रहा था। तभी गौतम किसी से टकराया और उसने पलटकर देखा तो सामने फिर वही लड़की खड़ी थी। गौतम ने दूसरी ओर देखा जहां से वह लड़की चलकर आ रही थी। अब वो वहां नहीं थी। गौतम समझ गया कि ये जरूर कोई भूतनी है। गौतम चिल्लाया और लड़खड़ाते हुए भागने लगा। वह गली के मोड़ पर पहुंचा था कि अचानक वह लड़की वहां भी आ गई। उसने गौतम को उसके बाजू से पकड़ लिया और उसे खड़ा किया। गौतम डर के मारे कंपकपा रहा था। उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं फूट रहा था। तभी हवा का एक झोंका आया और उसने उस रहस्यमयी लड़की के चेहरे से वह घूंघट ऊपर उठा दिया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि महिमा ही थी। महिमा को देखकर गौतम चिल्ला उठा। उसकी चीख आसपास के कुछ घरों तक गई थी, लेकिन इससे पहले कि लोग बाहर निकलकर देख पाते, महिमा ने एक ही झटके में गौतम की गर्दन मरोड़ दी और गौतम वहीं गिर गया। दरअसल उस दिन माधोपुर गांव की महिमा अपनी शादी के दिन किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। शादी के जोड़े में जो भी उसे देख रहा था, बस देखता ही रह जा रहा था। आस पड़ोस की कुछ औरतें उसकी मुंह दिखाई करके जा चुकी थी। वह कमरे में बैठी गौतम का इंतजार कर रही थी। अपने मन में लाखों सपने संजोए वह बार बार अपनी मेहंदी को निहार रही थी। मेहंदी में गौतम का नाम भी लिखा हुआ था। वह बस जल्दी से गौतम का दीदार करना चाहती थी और अंत में वह समय भी आता है जब गौतम कमरे में आता है। गौतम काफी थका हुआ था, इसलिए आते ही लेट जाता है। वह महिमा से कहता है, महिमा तुम भी काफी थक गई होंगी, सो जाओ। इतना कहकर गौतम ने झपकी ले ली और गहरी नींद में चला गया। महिमा को यह काफी अजीब लगा, साथ ही उसे बुरा भी लगा, क्योंकि कोई भी लड़का या लड़की अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार करता है। शादी वाली रात को अपने साथी के साथ बातचीत होने का भी इंतजार करता है। ऐसे में गौतम ने तो दो बोल भी प्यार के नहीं बोले, बस आते ही सो गया। खैर, महिमा ने सोचा कि गौतम काफी थक गया होगा, इसीलिए आते ही सो गया। कुछ देर बाद महिमा भी लेट गई, लेकिन लेटते ही उसके दरवाजे की कुंडी बजी। वह हड़बड़ाकर उड़ गई। उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। वह मन ही मन बोली, इस समय कौन आया होगा। महिमा ने एक नजर अपने पति गौतम की तरफ देखा। वह गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए महिमा खुद ही उठी और दरवाजा खोलने गई।
सामने देखा तो उसकी ननद ज्योति थी, जो कि शादीशुदा थी। उसके हाथ में एक शरबत का गिलास था। ज्योति ने महिमा से कहा, लो भाभी, ये शरबत है, इसे पी लेना, थकान उतर जाएगी। महिमा ने कहा, लेकिन मैंने तो दूध पी लिया था। ज्योति ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, ये शरबत ऐसा शरबत है जिससे आपकी अब तक की सारी थकान उतर जाएगी और जब आप सुबह उठोगी तो बिल्कुल फ्रेश उठोगी। आखिर कल भी तो आपको बहुत सारे मेहमानों का सामना करना है, कल भी पूरे दिन बैठे ही रहना है, इसीलिए अभी से तैयारी करके रखो। इसके अंदर केसर पड़ा हुआ है जो आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। महिमा चुपचाप शरबत का गिलास ले लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। शरबत में तेज सुगंध आ रही थी। महिमा ने आज से पहले ऐसा शरबत न कभी देखा था न पिया था, लेकिन क्या करें, बड़ों का हुक्म था, इसलिए महिमा को मानना पड़ा। उसने जैसे ही शरबत का पहला घूंट पिया, उसे तेज मीठा लगा। हालांकि उससे पिया तो नहीं जा रहा था, लेकिन उसने जबरदस्ती पी ही लिया। शरबत पीते ही उसके हाथ पैर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो गए। उसे एक पल के लिए लगा कि सच में ज्योति की बात बिल्कुल ठीक थी। यह शरबत तो किसी जादू से कम नहीं। उसकी सारी थकान कुछ ही देर में दूर हो गई थी और उसे नींद आ गई। सुबह 10 बज चुके थे, लेकिन महिमा की आंख नहीं खुली थी। तभी उसके कानों में दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। महिमा इतनी गहरी नींद नहीं थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह शायद कोई सपना ही देख रही है, लेकिन आवाज लगातार आई जा रही थी। जैसे ही उसके कानों में आवाज आई, ओ महारानी, उठना नहीं है क्या? वैसे ही महिमा हड़बड़ाकर उठ गई। उसने घड़ी की ओर समय देखा तो 10 बज रहे थे। अगली नजर बराबर में गई तो वहां गौतम भी नहीं था। दरवाजा पीटने की आवाज अभी भी आ रही थी। महिमा ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने उसकी सास रेणुका खड़ी थी। वह बोली, मैडम जी, दिन निकल आया है, घर के कुछ काम करने हैं या नहीं? यह सुनते ही महिमा अवाक रह जाती है। वह सोचती है कि उसकी शादी को तो अभी एक ही दिन हुआ है और उसकी सास इस तरह से कैसे बात कर सकती है। जहां तक वह जानती थी कि शादी के कुछ दिनों तक तो लड़की काम नहीं करती, जब तक उसके हाथ की मेहंदी छूट न जाए। लेकिन यह क्या, शादी के अगले दिन ही महिमा की आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं। उसकी सास कहती है, लो जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हारी आंख में आंसू आ गए? अब घर के काम को भी ना कहूं, ब्याह कर आराम करने थोड़ी लाई हूं। 1 हफ्ते से आराम ही कर रही थी तुम। यह सुनकर महिमा को और भी हैरानी होती है कि 1 हफ्ते से, लेकिन वह तो कल ही यहां आई है। महिमा हैरानी से पूछती है, क्या माँ जी 1 हफ्ते से? लेकिन मेरी शादी तो कल ही हुई है। महिमा की सास रेणुका जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, लो जी, इन्हें यही खबर नहीं है इनकी शादी कब हुई थी। महिमा हैरानी के मारे पागल हुई जा रही थी। तभी वहां उसकी ननद ज्योति आ जाती है। वह कहती है, हाँ भाभी जी, 1 हफ्ता हो गया है, आप आराम ही कर रही थी। अब घर के कुछ काम कर लो, मुझे भी अपने ससुराल वापस जाना है। रेणुका गुस्से में कहती है, अब मेरा मुंह ही ताकती रहोगी या बाहर भी आओगी? महिमा चुपचाप सिर पर पल्लू रखें बाहर आ जाती है। वह जैसे ही सिर पर पल्लू रखती है तो उसकी नजर अपने कपड़ों पर भी जाती है। वह हैरानी करती है कि उसके कपड़े इतने पुराने कैसे हैं, जबकि वह तो कल शादी के जोड़े में ही सोई थी। महिमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या वह 1 हफ्ते से सो रही थी या फिर यह कोई सपना था? फिलहाल अपनी सास के कहने पर महिमा घर के कामों में लग जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी को 1 हफ्ता हो चुका है, इसलिए वह किसी न किसी बहाने से कभी किसी बच्चे से पूछती कि आज क्या तारीख है, तो कभी किसी अन्य व्यक्ति से। तब उसे पता चलता है कि सच में उसकी शादी को 1 हफ्ता हो चुका है। लेकिन वह अपने पिछले 1 हफ्ते को याद करने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे कुछ भी याद नहीं। महिमा पूरा दिन घर का काम करती रहती है, लेकिन उसकी नजरें गौतम को ढूंढती हैं। गौतम, जो कि उस वक्त अपने काम पर गया था। जैसे तैसे करके दिन कट जाता है और गौतम घर वापस आता है। गौतम को देखकर महिमा को थोड़ी ठंडक मिलती है। खाना वगैरह निपटने के बाद गौतम और महिमा अपने कमरे में जाते हैं। महिमा गौतम से तुरंत प्रश्न पूछती है, गौतम, पिछले 1 हफ्ते से क्या हो रहा है?
मुझे कुछ भी याद नहीं? गौतम हैरानी से महिमा की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मतलब? महिमा कहती है, हाँ, आज सुबह माँ जी मुझे उठाने आई थी और वह कह रही थी कि मुझे यहाँ 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन जहां तक मुझे याद है हमारी शादी कल ही हुई है। गौतम महिमा की बात पर हंसने लगता है और कहता है, महिमा, तुम पागल हो गई हो, हमारी शादी को सच में 1 हफ्ता हो चुका है। महिमा हैरानी के साथ कहती है, लेकिन ऐसे कैसे 1 हफ्ता हो चुका है? उस 1 हफ्ते में मेरे साथ क्या हुआ? मैंने क्या किया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तुम ही बताओ, मैं सब कुछ भूल कैसे गई? गौतम कहता है, मैं क्या बताऊं, मुझे तो सब कुछ अच्छी तरह याद है। तुम 1 हफ्ते तक यहीं इसी कमरे में थी, लोगों का आना जाना था। अब ज्यादा सोचो मत, मैं काफी थका हुआ हूं और कल तुम्हारे घर वाले भी आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, और मैं अभी बता रहा हूं, तुम अपने घर केवल 1 दिन के लिए रुकोगी, परसों मैं लेने आ जाऊंगा। महिमा कहती है, क्या मेरे घर वाले, उनसे तुम्हारी बात हुई? गौतम कहता है, हाँ, काका ने बताया था कि कल तुम्हारे घर वाले लेने आएंगे। और हाँ महिमा, एक बात और कहनी थी। मैं जानता हूं मेरी मम्मी थोड़ी चिड़चिड़ी है, उन्होंने शायद तुमसे बुरा बर्ताव भी किया होगा, लेकिन तुम उनकी बात का बुरा मत मानना, उनकी बात को दिल पर मत लेना। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, घर जाकर तुम दिल भी हल्का करोगी, लेकिन मेरे घर वाले बुरे नहीं हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? महिमा समझ जाती है कि गौतम नहीं चाहता कि वह उसके घर की, उसकी मां की या बहन की कोई भी बात अपने घर पर बताए। इसीलिए महिमा अपनी गर्दन हिला देती है और चुपचाप लेट जाती है। महिमा अभी भी कशमकश में थी कि आखिर उसके साथ क्या चल रहा है। अगले दिन उसका भाई और उसकी भाभी उसे लेने के लिए आते हैं। गौतम महिमा को बहुत प्यार से विदा करता है ताकि वह अपने दिल में कोई भी बुराई ना रखे। जब महिमा अपने घर जाकर दिन और तारीख का पता करती है तो उसे यह बात क्लियर हो जाती है कि सच में उसकी शादी को 1 हफ्ता ही हो चुका है, लेकिन वह अपने घर में यह किसी को भी नहीं बताती कि उस 1 हफ्ते में उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसे खुद ही याद नहीं था। और जब वह अपने घर गई थी तो उसे मौका भी नहीं मिल पाया था कि वह अपनी मां से या बहन से अकेले में बात कर पाती। लोगों का मिलना जुलना इतना था, सभी लोग महिमा को देखने के लिए, मिलने के लिए आ रहे थे। इस वजह से सब तरफ से घिरे होने के कारण महिमा अपने दिल की बात किसी को बता ही नहीं पाती है। अगले दिन गौतम वापस अपनी पत्नी महिमा को लेने के लिए आ जाता है। गौतम महिमा के परिवार वालों से बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। यह देखकर महिमा सब कुछ भूल जाती है। लोग गौतम की मजाक भी बना रहे थे कि गौतम अपनी पत्नी के बिना 1 दिन भी नहीं रह पाया और उसे लेने के लिए आ गया। घर आने के बाद महिमा अपने कमरे में लेटने के लिए जाती है। वह वैसे भी बहुत थक गई थी। अपने घर जाने पर भी उसे आराम नहीं मिला था। महिमा बिस्तर पर लेटने वाली थी, अचानक उसकी सास ने आवाज लगाई, महिमा, ओ महिमा। महिमा तुरंत उठकर बैठ गई। गौतम ने कहा, जाओ महिमा, मां बुला रही हैं। महिमा ने अपने सिर पर साड़ी का पल्लू रखा और दरवाजा खोला। रेणुका ने कहा, बेटा मेरे साथ आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ काम है। महिमा सिर झुकाकर अपनी सास के साथ चल दी। रेणुका महिमा को अपने घर के पीछे बने एक कोठरी में ले जाती है। उस कोठरी में घर का कबाड़ा पड़ा रहता था, लेकिन महिमा को अभी नहीं पता था कि यह कोठरी कैसी कोठरी है। उसे बस ये पता था कि यह भी घर का एक हिस्सा है। रेणुका जैसे ही कोठरी का दरवाजा खोलती है, चारों तरफ से धूल, मिट्टी भरी हवा रेणुका और महिमा की नाक में घुस जाती है और दोनों ही खांसने लगती हैं। महिमा ने अपनी नाक पर अपनी साड़ी का पल्लू रख लिया था। रेणुका टॉर्च से इधर उधर रोशनी 3 मारने लगती है। कोठरी में सामान कम ही पड़ा था, लेकिन कोठरी अच्छी खासी बड़ी थी। रेणुका अंदर जाती है, महिमा भी उसके पीछे जाती है। रेणुका इस तरह व्यवहार करती है जैसे कि वह कुछ ढूंढ रही है। महिमा भी उसके पीछे पीछे थी। महिमा पूछती है, क्या हुआ माँ जी, कुछ ढूंढ रही हैं क्या? रेणुका कहती है, अरे हाँ, वो देखो, वह मटका उठाकर लाना। उस कोठरी में एक मटका रखा हुआ था जो एक कोने में पड़ा था।
महिमा जैसे ही उस मटके को उठाने जाती है वैसे ही रेणुका जल्दी से बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देती है और अचानक कोठरी में अंधेरा हो जाता है। महिमा एकदम घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हुआ, और जब उसे समझ आता है कि उसकी सास उसे कोठरी में बंद करके चली गई है तो वह चिल्लाने लगती है, माँ जी, दरवाजा खोलो। माँ जी, क्या हुआ? आपने दरवाजा बंद क्यों किया? लेकिन रेणुका का कोई जवाब नहीं आता। बस एक आवाज आती है जैसे उस कमरे के बाहर कोई ताला लगा रहा है। महिमा काफी डर जाती है। वह कहती है, माँ जी, दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है, यहां अंधेरा है। लेकिन रेणुका अपने चेहरे पर मुस्कान लिए घर के अंदर चली जाती है। इधर महिमा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। हर तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर एक हल्का सा रोशनदान था जिस पर जाली लगी हुई थी और उससे रोशनी ना के बराबर ही आ रही थी। शायद दिन में थोड़ी बहुत रोशनी आती भी। महिमा गिरते पड़ते जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। वह गौतम को भी आवाज लगाती है लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। वहीं दूसरी ओर रेणुका जैसे ही घर में जाती है, घर के सभी सदस्य उसे घेर लेते हैं, जिनमें रेणुका के पति प्रकाश, उसका बेटा गौतम और उसकी बड़ी बेटी ज्योति थे। वे पूछते हैं, क्या हुआ? महिमा का क्या हुआ? रेणुका खुश होते हुए कहती है, मैंने उसे उस कोठरी में बंद कर दिया, अब बस हमारी ऐश ही ऐश है। यह सुनने के बाद सभी लोग एक साथ जोर जोर से हंसते हैं। उधर महिमा को कोठरी से अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई चीज हिल रही है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक एक जगह से धुआं उठाना शुरू होता है। महिमा हिम्मत करके उस धुएं के करीब जाती है और वहां रखे सामान को छूने की कोशिश करती है तो यह वही मटका था जिसे उठाने के लिए रेणुका ने कहा था। जैसे ही महिमा उस मटके को छूती है, उस मटके से सफेद रंग की रोशनी बाहर की तरफ निकलती है। महिमा घबरा भी रही थी, लेकिन वह जानना चाहती थी कि आखिर यह क्या है। धीरे धीरे सफेद रोशनी पूरे कोठरी में फैलने लगती है और कोठरी में मध्यम प्रकाश हो जाता है। महिमा की नजर अभी भी मटके पर थी। तभी उसे एक आवाज आई, महिमा। ये आवाज महिमा के पीछे से आई थी। उस आवाज को सुनकर महिमा ने घबराकर पलटकर देखा तो उसके सामने एक प्रेत खड़ा था, जिसे देखकर महिमा की चीख निकल गई। उस प्रेत का चेहरा लाल रंग का था, आंखें बहुत छोटी थीं, कान थे ही नहीं और होंठ भी सामान्य से बहुत ज्यादा बड़े हुए थे। देखने में वह किसी जोकर की तरह लग रहा था, लेकिन बहुत ही डरावना था। शरीर काफी पतला दुबला था, हाथ सामान्य से ज्यादा लंबे थे और सिर पर एक भी बाल नहीं था। जब महिमा चिल्लाने लगी तो वह प्रेत जोर जोर से हंसने लगा। महिमा रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, सारे कपड़े बराबर में पड़े हुए हैं। वह सोच में पड़ गई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। उसने घबराकर इधर उधर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। कोठरी में अभी भी मध्यम रोशनी बनी हुई थी। उसने एक बार फिर आवाज लगाई, कौन कौन है यहां? लेकिन महिमा का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। महिमा के सिर में दर्द होने लगा। उसके साथ बुरा हो तो रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है। उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? उसके ससुराल वालों ने उसे यहां पर बंद क्यों किया? खैर, दिन निकल चुका था। अब उस मध्यम रोशनी के साथ बाहर की रोशनी भी उस कोठरी में आ रही थी। पूरा दिन यूं ही भूख प्यास से तड़पते हुए निकल जाता है। इस बीच उसने कई बार अपने ससुराल वालों को आवाज लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। उधर रेणुका के घर में सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें उनके घर के एक मेहंदी के पेड़ के नीचे सोने की धातु मिली थी, जिसे पाकर वह बहुत खुश थे। धीरे धीरे रात हो जाती है और रात होते होते एक बार फिर कोठरी में हल्का प्रकाश रह जाता है। महिमा दीवार से टेक लगे घुटनों में अपना मुंह छुपाए बैठी थी कि तभी उसे दोबारा आवाज आई, महिमा। वह आवाज सुनकर महिमा एकदम घबरा गई। जैसे ही उसने नजर ऊपर की तो उसके सामने वही प्रेत खड़ा था। उस प्रेत को देखकर महिमा एक बार फिर चिल्लाने लगी और रोने लगी। वह प्रेत धीरे धीरे महिमा के करीब आया। महिमा पागलों की तरह बदहवास हो रही थी, लेकिन उस प्रेत ने महिमा को चुप रहने का इशारा किया।
जिस वक्त प्रेत महिमा कुछ रहने का इशारा कर रहा था, उसकी आंखें बहुत ही भयानक लग रही थीं। महिमा खौफ के मारे बिल्कुल शांत हो गई। फिर उस प्रेत ने कहा, देखो, आज से मैं ही तुम्हारा जीवन साथी हूं। तुम मुझे देखकर इस तरह से चिल्लाया मत करो, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उस प्रेत की बातों को सुनकर महिमा को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर यह क्या कह रहा है। महिमा हकलाते हुए कहती है कि कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहिए? वह प्रेत हंसने लगता है और कहता है, कौन हूं मैं? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? आज से मैं ही तुम्हारा पति परमेश्वर हूं। यह सुनते ही महिमा अपने कानों पर हाथ रख लेती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह ना में गर्दन हिलाने लगती है। प्रेत मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारे ससुराल वालों ने मुझसे तुम्हारा सौदा किया है। भले ही तुम्हारी शादी गौतम से हुई थी, लेकिन अब उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया है। शादी वाली रात ही तुम मेरी हो गई थी। यह मंगलसूत्र, 7 फेरे सब छलावा था। महिमा हकलाते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। मेरे पति गौतम हैं। तुम तो एक भूत हो। तुम मेरे पति नहीं हो सकते। तुम इंसानों में से नहीं हो। प्रेत कहता है, सही कहा, मैं इंसानों में से नहीं हूं, लेकिन मुझे इंसानी जिस्म की भूख है। तुम्हारे ससुराल वालों ने ही मुझे बुलाया है और उन्होंने ही तुम्हें मुझे सौंप दिया है। महिमा रोते हुए कहती है, लेकिन क्यों? क्यों? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्रेत कहता है, पैसों के लिए। उन्हें हर हाल में धन दौलत चाहिए थी। इस गांव में रुतबा और नाम चाहिए था, जो उनके बस की था नहीं। इसलिए उन्होंने मुझे सिद्ध किया और मुझसे तुम्हारा सौदा किया। मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं इस लड़की के जिस्म के बदले तुम्हें हर खुशी, धन दौलत, सोना चांदी सब कुछ देने को तैयार हूं। महिमा यह सब सुनने के बाद भी यकीन नहीं करती कि उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा करेंगे। वह कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कोई भूत हो और मेरे पीछे पड़ गए हो। प्रेत हंसकर कहता है, सही कहा, मैं एक भूत प्रेत जाति से ही आता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे अपने आप नहीं पड़ा। मुझसे तुम्हारा सौदा किया गया है। मैं उन्हें धन दौलत दे रहा हूं। उसके बदले में मुझे तुम मिली हो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत ही मुश्किल से कोई कुंवारी लड़की मिली है और तुम्हें देखकर तो मैं तुम पर मर मिट गया। मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बहुत खुश हूं कि उन्होंने तुम जैसी लड़की को मुझे दिया। मैं तुम्हें प्यार से समझाता हूं कि जैसा मैं करूं वैसा करती जाऊं। मेरे हिसाब से रहो, नहीं तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। अब तुम सिर्फ मेरी हो। यह सब सुनने के बाद महिमा रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि आखिर उसने ऐसे क्या कर्म किए थे जो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ यह सब किया। पैसों के लालच में उन्होंने उसे प्रेत को सौंप दिया। महिमा तो रोए जा रही थी, लेकिन वह प्रेत अपना काम कर रहा था। उसने महिमा के साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिमा ना चाहते हुए भी एक घिनौने प्रेत के साथ यह सब काम कर रही थी। वह क्या करती? वह मजबूर थी। महिमा उस दुष्ट प्रेत के आगे रोई, गिड़गिड़ाई कि उसे छोड़ दे और यहां से जाने दे, लेकिन उस प्रेत पर कोई असर नहीं हो रहा था। अपना काम करने के बाद वह प्रेत वहां से गायब हो गया और एक बार फिर महिमा सन्नाटे भरी जिंदगी में चली गई, जहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। गौतम का परिवार धीरे धीरे पैसों में खेलने लगा। गांव वाले जब महिमा के बारे में पूछते तो उसके ससुराल वाले यह कहकर बात खत्म कर देते कि महिमा अपने घर चली गई है, उसकी यहां निभ नहीं रही है। वह प्रेत रोज आता और अपनी हवस की भूख को मिटाता, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे गौतम का परिवार फल फूल रहा था। वह प्रेत महिमा को जो तकलीफ दे रहा था, महिमा उस तकलीफ से अब ऊब चुकी थी। वह उस तकलीफ से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए उसने एक दिन फैसला किया कि वह आत्महत्या कर लेगी। महिमा पागलों की तरह उस कोठरी में कुछ नुकीली चीज ढूंढने लगी, जिससे कि वह अपने हाथ की नस काट सके। अंत में उसे एक लंबी गुलमेघ कील मिली। उसने पूरी हिम्मत के साथ उस गुलमेघ कील को अपने हाथ की नस पर रखा और धीरे से कहा, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे शरीर में अब ताकत नहीं है। मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है।
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहते ही वह उस कील को अपने हाथ पर चलाने वाली थी कि तभी महिमा को एक जोर से झटका लगता है और वह पीछे गिरती है। उसके हाथ से वह गुलमेघ भी गिर जाती है। अचानक उसके सामने वही प्रेत आ जाता है। वह प्रेत गुस्से से महिमा का गला पकड़कर दबाने लगता है। प्रेत अपना मुंह खोलता है। उसके मुंह से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। दांत आड़े टेढ़े थे। जीभ में खून ही खून नजर आ रहा था। महिमा घबराकर उसे देख रही थी, लेकिन जैसे ही वह उसके मुंह में गौर करती है, वह और भी ज्यादा डर जाती है और डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी ओर प्रेत बहुत गुस्से में था। वह गुस्से में गला दबाते हुए बोला, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। तुझे ऐसा करने का हक नहीं है। जब तक मैं तेरी आत्मा को अपने लोक में नहीं ले जाता, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि तू अपनी मर्जी से मर सकती है? इतना कहकर प्रेत महिमा के सिर को दीवार पर जोर जोर से मारने लगा। जब उस प्रेत ने देखा कि दीवार पर खून लगने लगा तो वह शांत हुआ और तुरंत महिमा को छोड़ दिया। प्रेत को एहसास हुआ कि उसने महिमा को चोट पहुंचाई है और वो ऐसे भी मर सकती है। अगर महिमा अकाल मौत मर गई तो महिमा का प्रेत से पीछा छूट जाएगा, जबकि प्रेत ऐसा नहीं चाहता था। वह चाहता था कि महिमा की मृत्यु उसके समय पर हो, क्योंकि जब महिमा की मृत्यु समय पर होगी तो वह प्रेत महिमा की आत्मा को अपने लोक ले जाएगा, और अगर उससे पहले अकाल मृत्यु हो गई तो महिमा की आत्मा एक ऐसे लोक में फंस जाएगी जहां उसे हर रोज दर्द मिलेगा। ना वो उस प्रेत की रहेगी, ना स्वर्ग की और ना लोक की। और जब तक उसकी मौत नहीं आती, वह प्रेत महिमा के शरीर को भोगना चाहता था। अगर समय से पहले प्रेत महिमा को अपने साथ ले जाना चाहता है तो फिर महिमा को भी प्रेत के साथ सहमति के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने होंगे, जो कि महिमा के लिए बहुत मुश्किल काम था। इसलिए प्रेत महिमा को जिंदा रखे हुए था। महिमा बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। प्रेत पागल सा हो गया। उसने महिमा को उठाने की कोशिश की, लेकिन महिमा नहीं उठी। उसके बाद उसने अपनी काली शक्तियों से महिमा को जगाया और उसके जख्म को भी ठीक किया। महिमा को ध्यान आया कि वह प्रेत उसे मार रहा था। उसने प्रेत की ओर देखकर कहा, क्यों छोड़ दिया मुझे? मारो, दबाओ मेरा गला। मैं मरना चाहती हूं। मैं तुम जैसे घिनौने प्रेत के बंधन में नहीं बनना चाहती। मार दे मुझे। ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं जिसमें मैं पल पल दर्द भोग रही हूं। प्रेत गुस्से में कहता है, अब यही तेरा जीवन है। तू अब मेरी है। मैं तेरा साथ पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। उस प्रेत का पागलपन देखकर महिमा भी हैरान थी। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कोई भूत प्रेत भी किसी इंसान का दीवाना हो सकता है। महिमा को इतना पता चल चुका था कि प्रेत भले ही गुस्से में उसे तकलीफ दे रहा है, लेकिन वह उसे मार नहीं सकता। महिमा प्रेत से कहती है, अच्छा, तो तुम कहते हो कि तुम मुझे बहुत चाहते हो, इस शरीर से प्यार करते हो? प्रेत कहता है, हाँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। महिमा कहती है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे तुमसे कुछ जानना है। क्या तुम मुझे बताओगे? क्योंकि तुम तो एक शक्तिशाली प्रेत हो। जब तुम मेरी चोट को ठीक कर सकते हो तो तुम मुझे कुछ रहस्य भी बता सकते हो। प्रेत कहता है, हाँ, पूछो, क्या जानना चाहती हो? महिमा पूछती है, जब मेरी शादी हुई थी उसके एक हफ्ते तक मेरे साथ क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। मुझे जानना है कि वह एक हफ्ते मेरे कहाँ बीते और कैसे बीते। प्रेत अपनी आंखें बंद करता है और अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखकर गर्दन नीचे झुका लेता है, और कुछ सेकंड बाद ही वह अपनी आंखें सौख खोलकर कहता है, तुम एक हफ्ते उसी अघोरी के पास थी जिसका मैं गुलाम था। उसी ने मुझे सिद्ध किया था और फिर तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे सिद्ध कर लिया। उस एक हफ्ते वह अघोरी तुम्हारे साथ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था। तुम बेहोशी की हालत में थी, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। वह वही तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था जिसके जरिए तुम मेरी बनी हो। देखो महिमा, मैं अभी भी कहता हूं, सब कुछ भूलकर मेरी बन जाओ। तुम्हारा यह रोज रोज कर रोना और गड़गड़ाना मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे गुस्सा आता है, दिल चाहता है कि तुम्हें जान से खत्म कर दूं। महिमा प्रेत की इस बात पर शांत रहती है। महिमा को शांत देख वह प्रेत कहता है,
अगर तुम इस दर्द से छुटकारा पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ राज्य राज्य संबंध बनाने पड़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा यह शरीर जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है वह हमेशा के लिए तुमसे छूट जाएगा। तुम्हें मुझे अपनी आत्मा भी सौंपनी होगी। यह तभी होगा जब तुम अपने राज्य से मेरे साथ संबंध बनाओगी, या फिर इसके अलावा तुम्हारी मौत का समय आने तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर नहीं। इतना कहकर वह प्रेत गायब हो जाता है। प्रेत तो चला जाता है, लेकिन उस प्रेत के आखिरी शब्द महिमा के कानों में गूंजते रहते हैं कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी महिमा के दिमाग में एक बात आती है। वह सोचती है कि यह प्रेत मुझे अब छोड़ेगा नहीं, चाहे मैं राज्य से संबंध बनाऊं या गैर राज्य से। ये मुझे अभी लेकर नहीं जाएगा तो मेरी मौत तक का इंतजार करेगा, मरने के बाद लेकर जाएगा। हर हाल में अब मैं इसकी ही हूं, तो क्यों ना जब तक मैं इस दुनिया में हूं तब तक मैं इसके जरिए अपना बदला ले लूं। यह मुझे बहुत चाहता है। अगर मैं इससे एक सौदा करूं जैसा मेरे ससुराल वालों ने किया था तो कैसा रहेगा। कम से कम मैं चैन सुकून से मर तो पाऊंगी। एक न एक दिन मेरी आत्मा इसकी हो ही जाएगी। सालों बाद हो या फिर आज हो, क्या फर्क पड़ता है। दर्द से भी मुक्ति मिल जाएगी और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। वैसे भी इतने दिन हो गए, किसी की मदद की उम्मीद भी नहीं है। अब महिमा रात होने का इंतजार करती है। उस पल का इंतजार करती है जब वह प्रेत महिमा के शरीर को छूने के लिए आता था। और जैसे ही वह प्रेत उसके सामने आता है तो महिमा अपने चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव लिए बैठे रहती है। उसके चेहरे पर एक अलग तेज नजर आ रहा था। आंखें बिल्कुल ठंडी थीं, न उनमें दर्द था न गुस्सा था। चेहरा भी थोड़ा खिला था। प्रेत जब उस रात महिमा को देखता है तो उसका भी गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन महिमा ने अपने हाथ से प्रेत को रुकने का इशारा किया और बोली, तुम मेरी आत्मा को अपने साथ रखना चाहते हो ना, हमेशा हमेशा के लिए। प्रेत ने कहा। महिमा ने कहा, इसके दो ही रास्ते हैं कि मैं तुम्हारे साथ राजी राजी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाऊं, या फिर तुम्हें मेरी मौत तक का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। प्रेत कहता है, हाँ। प्रेत सोच रहा था कि महिमा के मन में क्या चल रहा है। इससे पहले कि प्रेत कुछ पूछता, महिमा कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ राज्य खुशी संबंध बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। यह सुनकर प्रेत चौंक जाता है और आंखें बड़ी करने लगता है। महिमा कहती है, चौंको मत, तुम एक शक्तिशाली प्रेत हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब तुमने मुझे अपने साथ रखने के लिए राजी कर लिया तो दूसरे काम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। यह सुनकर उस प्रेत को खुशी भी होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी तारीफ हो रही है, उसकी शक्ति का बखान किया जा रहा है। महिमा आगे कहती है, देखो, मुझे इस दुनिया से जाना ही है और तुम्हारे साथ जाना है। जब तक इस दुनिया में रहूंगी, इस कोठरी में ही बंद रहूंगी और हमेशा मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। मेरी भी एक इच्छा है, बताओ क्या तुम मेरी इच्छा को पूरा करोगे। प्रेत कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। महिमा कहती है, हाँ, तुमने मेरे ससुराल वालों की इच्छा भी पूरी की थी ना। प्रेत हंसकर कहता है, लेकिन उन्होंने मुझे सिद्ध किया था, इसलिए मैं उनकी इच्छा पूरी करता हूं। महिमा कहती है, लेकिन मुझसे तुम प्रेम करते हो, तुम मुझे चाहते हो, इसलिए मेरी इच्छा को पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करते हो तो मैं तुम्हारे साथ राज्य खुशी संबंध बनाऊंगी, ताकि तुम मेरी आत्मा को जल्द से जल्द और हमेशा के लिए अपने पास रख सको। यह सुनकर प्रेत के मन में भी लालच पैदा हो जाता है, क्योंकि वह भी यही चाहता था। प्रेत कहता है, ठीक है, तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। महिमा कहती है, मुझे अपने ससुराल वालों से बदला लेना है। मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूं। यह सुनते ही वह प्रेत चौंक जाता है। कुछ देर के लिए वह महिमा के शांत भरे चेहरे को देखता रहता है। तब उसे समझ में आता है कि महिमा के इस शांति भरे चेहरे के पीछे कितना गहरा गुस्सा छिपा है। वह कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है।
मैंने तो उन्हें खुशियां देने का वादा किया है, तो मैं उन्हें मार कैसे सकता हूं? महिमा कहती है, हाँ, तुमने उन्हें खुशी देने का वादा किया है, लेकिन जीवन भर तो नहीं। और तुमने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने उनसे यह वादा नहीं किया था कि तुम उन्हें मारोगे नहीं। तुमने उन्हें दौलत देने का वादा किया था और वह तुमने उन्हें दी और अब भी दे रहे हो। मैं मना नहीं करती, तुम अभी भी उन्हें पैसा, धन दौलत सब कुछ दो, लेकिन मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, उन्हें पूरी करो। तुम्ही ने कहा था ना कि अब से मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो तुम्हारा भी पति होने के नाते फर्ज बनता है कि तुम मेरी इच्छाओं पर ध्यान दो। महिमा उस प्रेत को अपनी बातों के जाल में इस तरह से फंसाती है कि प्रेत को महिमा की बात बिल्कुल ठीक लगती है। महिमा, जो कि एक महिला थी जिसे उसके ससुराल वालों ने कुछ नहीं समझा, लेकिन वह शातिर दिमाग निकली। उसने एक प्रेत तक को अपने वश में कर लिया। प्रेत महिमा की इच्छा पूरी करने पर राजी हो गया। उसके बाद शुरू हुआ मौत का वह खेल, जिसके बारे में गौतम और उसके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था। वह आधी रात का समय था। गौतम अपने घर से बाहर निकला था। वह एक वेश्यालय जा रहा था। रास्ता सुनसान था। होठों पर एक मधुर गीत लिए अपनी मस्ती में चल रहा था। वह वेश्यालय से ठीक एक गली पहले रुका और उसने अपनी जेब से एक बीड़ी निकालकर मुंह में रखी। तभी हवा में एक लौ उसकी बीड़ी को जलाते हुए निकली। इस हरकत से गौतम स्तब्ध रह जाता है। वह अपनी जगह पर जमा खड़ा रहता है और अपने आसपास किसी के होने की स्थिति को महसूस करता है। तभी उसके कानों में चूड़ियों की खनखन की आवाज आती है। यह आवाज उसके पीछे से ही आ रही थी। गौतम तुरंत पलटकर देखता है तो शादी के जोड़े में एक लड़की उसके ही करीब आ रही थी। जैसे जैसे वह लड़की करीब आ रही थी, गौतम देखता है यह शादी का जोड़ा तो वही है जो महिमा का था। शरीर भी महिमा का ही लग रहा था। गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि यह महिमा जैसी लड़की कौन है। वह सोच रहा था, कहीं यह महिमा ही तो नहीं। वो लड़की धीरे धीरे गौतम की ओर बढ़ रही थी। गौतम अब घबरा चुका था, इसलिए एक एक कदम पीछे हटा रहा था। तभी गौतम किसी से टकराया और उसने पलटकर देखा तो सामने फिर वही लड़की खड़ी थी। गौतम ने दूसरी ओर देखा, जहां से वह लड़की चलकर आ रही थी। अब वो वहां नहीं थी। गौतम समझ गया कि ये जरूर कोई भूतनी है। गौतम चिल्लाया और लड़खड़ाते हुए भागने लगा। वह गली के मोड़ पर पहुंचा था कि अचानक वह लड़की वहां भी आ गई। उसने गौतम को उसके बाजू से पकड़ लिया और उसे खड़ा किया। गौतम डर के मारे कंपा रहा था। उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं फूट रहा था। तभी हवा का एक झोंका आया और उसने उस रहस्यमयी लड़की के चेहरे से वह घूंघट ऊपर उठा दिया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि महिमा ही थी। महिमा को देखकर गौतम चिल्ला उठा। उसकी चीख आसपास के कुछ घरों तक गई थी, लेकिन इससे पहले कि लोग बाहर निकलकर देख पाते, महिमा ने एक ही झटके में गौतम की गर्दन मरोड़ दी और गौतम वहीं गिर गया। जब तक लोग बाहर आए, उन्होंने देखा कि यह तो पास ही रहने वाले प्रकाश के बेटे गौतम की लाश है। गौतम की गर्दन 360 डिग्री में मुड़ी हुई थी। जीभ और आंखें दोनों ही बाहर निकली हुई थी। देखने में वो काफी घिनौना लग रहा था। जैसे ही सुबह हुई, वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और प्रकाश को भी खबर हो गई कि उसका बेटा मर चुका है। पूरा परिवार बदहवास हालत में अपने बेटे के पास पहुंचा। उसकी मौत कैसे हुई, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन लाश को देखने से ही साफ पता चल रहा था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने लाश को देखते ही यह बात कह दी थी कि जरूर किसी चुड़ैल का काम है। उड़ते उड़ते यह बात गौतम के परिवार वालों तक भी पहुंचती है। अब उन्हें भी डर लगने लगा था कि कहीं सच में गांव में कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई है। न केवल प्रकाश बल्कि गांव के अधिकतर लोग डरे हुए थे। गौतम का अंतिम संस्कार भी जल्दी कर दिया गया था और अंधेरा होने से पहले सभी लोग अपने अपने घरों में थे। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहता है, और होता भी कैसे, क्योंकि सभी लोग सतर्क थे। एक सुबह गौतम के पिता प्रकाश घर के दाएं ओर बने पशु घर में जानवरों को चारा डालने के लिए जा रहे थे। तब उनकी नजर घर के पीछे बनी कोठरी पर गई। प्रकाश को दूर से देखने में ऐसा लगा जैसे ताला खुला हुआ है। प्रकाश एकदम चौंक गए और तुरंत उस कोठरी के पास गए। सच में ताला टूटा हुआ था। उनके मन में ख्याल आया कि कहीं महिमा भाग तो नहीं गई।
यह देखने के लिए उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो पाया कि कोठरी में बहुत सारा खून पड़ा हुआ है और अंदर से बहुत ही बुरी दुर्गंध आ रही है, जिसे सूंघना असहनीय था। उन्होंने महिमा को आवाज लगाई, लेकिन महिमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनका शक सच में बदलता नजर आया। तभी अचानक एक हवा के झोंके ने उन्हें कोठरी के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी हवा में उड़ती हुई एक जंग लगी हुई जंजीर उनके गले में लिपट गई। प्रकाश जंजीर को निकालने की कोशिश करने लगे। वह इधर उधर हिल रहे थे, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने जंजीर कसकर पकड़ रखी थी। और इसी बीच उनकी नजर महिमा पर पड़ी, जो दीवार से चिपक कर खड़ी थी और मुस्कुराकर प्रकाश को ही देख रही थी। प्रकाश उम्मीद भरी आंखों से महिमा की तरफ देख रहे थे, लेकिन महिमा की आंखें लाल और गुस्से से भरी थीं। संतुष्टि भरा चेहरा लिए महिमा अपनी आंखें बंद करती है और बस तभी प्रकाश का दम निकल जाता है। कुछ देर में दरवाजा अपने आप खुलता है और हवा का झोंका प्रकाश को बाहर घसीटकर खुले मैदान में छोड़ देता है। कोठरी का ताला भी अपने आप बंद हो जाता है। कुछ देर बाद पशु घर के जानवर काफी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तब रेणुका का ध्यान अपने जानवरों पर जाता है। वह मन ही मन कहती है, यह जानवर आज इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? इन्होंने चारा नहीं डाला क्या? ये सोचते हुए वह जैसे ही पशु घर की तरफ जाती है, तब उसकी नजर कोठरी के पास जमीन पर गिरे प्रकाश पर पड़ती है। वह सुध बुद्ध खोकर तुरंत प्रकाश के पास भागती है तो पाती है कि उनके गले से खून रिस रहा है और आंखें खुली हुई है, जीभ थोड़ी सी बाहर निकली है। काफी हद तक उनकी लाश गौतम की लाश के जैसे ही थी। रेणुका चिल्ला उठती है और बेहोश हो जाती है। उसके चीखने की आवाज ज्योति तक पहुंच चुकी थी। ज्योति घर में अपने छोटे बट्टे को खिला रही थी। मां की आवाज सुनते ही ज्योति भी भागकर पीछे की तरफ जाती है तो उसकी आंखें भी फटी रह जाती हैं। उसके माता पिता दोनों जमीन पर बेसुध गिरे पड़े थे। उन्हें देखकर ज्योति भी रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग उनके घर आते हैं। वे ज्योति और उसकी मां को संभालते हैं। प्रकाश की मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दिलासे के लिए लोग उसे डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। एक बार फिर गांव में डर का माहौल बन गया था, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात साफ हो गई थी कि शायद ये किसी चुड़ैल का काम नहीं है, क्योंकि चुड़ैल सुबह सवेरे किसी को नहीं मारती। अभी बेटे की 13वीं भी नहीं हुई थी कि बाप के मरने के गम में रेणुका और ज्योति बेहाल हो चुके थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वहीं दूसरी ओर महिमा के मायके वाले आपस में बातें कर रहे थे कि 1.5 महीना हो चुका है, अब तक हम अपनी बेटी को दोबारा घर नहीं लेकर आए, उसे भी लेकर आना है। वे लोग अपनी बेटी के घर जाने की सोच ही रहे थे और इधर इसी बीच गांव में एक साधु आते हैं। वह जगह जगह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजर बसर करते थे और हर अमावस्या को एक कठोर तपस्या भी करते थे, जिस वजह से उन्हें काफी ज्ञान प्राप्त था। उनका कोई एक स्थान निश्चित नहीं था। वह पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो साधु एक दिन गौतम के घर भी जाकर भिक्षा मांगते हैं। उस समय गौतम के घर में पड़ोस की एक औरत रत्ना बैठी थी। वह साधु काफी देर से भिक्षा मांग रहा था, लेकिन रेणुका और ज्योति उसका कोई भी उत्तर नहीं दे रही थी। शायद उनके मन में उस साधु को भिक्षा देने की थी ही नहीं। लेकिन तभी पड़ोस की वह औरत रत्ना कहती है, अरे दीदी, तुम्हारे घर के आगे साधु आए हैं तो उन्हें खाने को कुछ क्यों नहीं देती? वह पिछले 3 दिनों से गांव में ही है और लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। तुम्हारे घर पर पता नहीं कैसी मुसीबत टूट आई है। तुम्हारी बहू भी अपने मायके जाकर बैठ गई और अब तुम्हारा बेटा और तुम्हारा आदमी। बहुत अफसोस होता है। इस साधु को खाना खिला दो, हो सकता है इसकी दुआ तुम्हें लग जाए और तुम्हारा घर संभल जाए। रेणुका अपनी बेटी ज्योति से कहती है, जा बेटा, कुछ खाने को हो तो साधु को बुलाकर दे दे। ज्योति साधु को अंदर आने के लिए कह देती है। ज्योति तो आगे आगे अंदर चली जाती है, लेकिन वह साधु घर के आंगन में 2-4 कदम चलते ही रुक जाता है। अचानक उसके पैर कोठरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह साधु समझ चुका था कि इस कोठरी में जरूर कुछ तो है।
उधर जैसे ही ज्योति अंदर जाती है तो पाती है कि अब तक वह साधु अंदर नहीं आया। रेणुका भी कहती है, अरे कहाँ गए वो बाबा? ज्योति कहती है, मैंने तो उन्हें अंदर आने के लिए कहा था, रुको देख कर आती हूं। ज्योति जैसे ही बाहर की तरफ जाती है तो देखती है कि साधु तो कोठरी की तरफ जा रहे हैं। ज्योति एकदम घबरा जाती है और तुरंत उस साधु को आवाज लगाती है, जिससे वह साधु रुक जाता है। ज्योति चिल्लाकर कहती है, ओ बाबा, वहां क्या कर रहे हो? घर तो यह है, वो कबाड़ खाना है, इधर आओ, इधर आकर खाना मिलेगा। वह साधु चुपचाप घर में आ जाता है। घर में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सा महसूस होने लगता है। वह घर में रखे सारे सामान को देखता है, जिसे देखकर उसे यह अंदाजा लग जाता है कि यह सब कुछ बुराई से प्राप्त सामान है। यह सब कुछ एक छल है, एक छलावा है। साधु जमीन पर बैठ चुका था। जैसे ही ज्योति उसके आगे खाने की थाल रखती है, वह निवाला बनाने जाता है तो देखता है कि उसकी थाल में खाने की जगह सांप बिच्छू रखे हैं। वह साधु गुस्से से तुरंत उस थाल को पीछे कर देता है। खाने का अपमान होता देख रेणुका गुस्से में बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, खाने को क्यों फेंका? साधु ने भी गुस्से में कहा, यह खाना ठीक नहीं है, तुम लोग ये खाना कैसे खा रही हो? यह सुनकर रेणुका और ज्योति हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। साधु कहता है, हाँ, मैं सही कह रहा हूं, यह खाना ठीक नहीं है। यह खाना जहर है, पेट में जाते ही जहर बन जाएगा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तुम्हारे घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारे घर पर किसी प्रेत का साया है और वह तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद करना चाहता है। साधु के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद तो रेणुका की हैरानी की हद नहीं रहती। वहीं दूसरी ओर उसकी पड़ोसन रत्ना कहती है, साधु, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? प्रेत का साया, और वह भी इनके घर पर? साधु कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और उस प्रेत ने अपना खेल शुरू कर दिया है। ज्योति के चेहरे पर घबराहट थी। रत्ना ने ज्योति के चेहरे को पढ़ लिया था, जैसे ज्योति ज्यादा ही घबरा रही है। रत्ना ने कहा, साधु, वैसे आपकी बात काफी हद तक ठीक है, क्योंकि इनके घर में पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशानी चल रही है। इनकी बहू घर छोड़कर चली गई, इनका बेटा मर गया और कुछ दिन पहले ही प्रकाश जी भी मारे गए। किसने मारा, क्यों मारा, आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन बहुत ही भयानक मौत थी। प्रेत का नाम सुनकर रेणुका और ज्योति कांप से जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही एक प्रेत सिद्ध किया था, जिससे उन्होंने महिमा का सौदा भी किया था। लेकिन उन्हें यह बात हजम नहीं होती कि ये सब वह प्रेत कर रहा है, क्योंकि वह प्रेत तो उन्हीं का गुलाम था और उन्हें आज तक सब चीजें दे रहा था। फिलहाल रेणुका और ज्योति बात को रफा दफा करके साधु को घर से बाहर भेज देती हैं, जबकि रत्ना काफी समझाती है कि साधु काफी अच्छे हैं, तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी जानते हैं, इनसे मदद ले लो। लेकिन रेणुका बहाना बनाकर रत्ना और साधु दोनों को ही घर से बाहर भेज देती है। लेकिन उस दिन के बाद से रेणुका और ज्योति का डर बढ़ जाता है। रेणुका और ज्योति एक ही कमरे में सो रहे थे। उसी रात उन्हें एहसास होता है जैसे कोठरी से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। वे दोनों माँ बेटी हिम्मत करके जब कोठरी में झांकने जाती हैं तो महिमा को शांति से जमीन पर लेटा हुआ पाती है। जैसे ही वे लौट रही थी तब वह देखती है कि उनके रास्ते में जगह जगह मरे हुए कौवे पड़े हुए हैं। इस घटना से वह बहुत डर जाती हैं और जल्दी से घर के अंदर भागती हैं। लेकिन जैसे ही घर में घुसती हैं उन्हें घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। भला चंद मिनटों में घर का ये हल किसने कर दिया था? घर का मुख्य दरवाजा भी अंदर से बंद था। ज्योति घबराकर अपनी माँ से कहती है, माँ, कहीं साधु की बात ठीक तो नहीं? कहीं कोई प्रेत हमें परेशान तो नहीं कर रहा? रेणुका कहती है, पता नहीं बेटा, कौन ये सब कर रहा है, लेकिन तेरे भाई और तेरे पापा की मौत सामान्य नहीं थी, ये सब जानते हैं। हो सकता है साधु भी ठीक कह रहा हो। उस रात रेणुका और ज्योति जागते जागते ही काटते हैं, क्योंकि उन्हें अब अपनी मौत का डर सताने लगा था। अगले दिन ज्योति उसी साधु के पास जाती है और उसे घर में बुलाती है। ज्योति साधु से पूछती है कि आखिर वह कौन है जो उनके साथ यह सब कर रहा है।
क्या सच में कोई प्रेत है जो उनके घर को बर्बाद करना चाहता है? इस पर साधु जवाब देते हैं, हाँ, लेकिन वह कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, इसका जवाब मैं भी नहीं जानता। ज्योति कहती है, साधु जी, आप कैसे भी करके हमें उस प्रेत के प्रकोप से बचा लीजिए। हमें रात भी डर लग रहा था, हमने मरे हुए कौवे देखे थे। साधु पूछता है, कहाँ देखे थे? ज्योति कहती है, घर के पीछे की तरफ। यह कहते ही उसे ध्यान आता है कि घर के पीछे तो कोठरी है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पोल पट्टी खुल जाए। तभी रेणुका बात को बदलते हुए कहती है, पीछे मतलब यहीं आंगन में देखे थे, अब तो हमने सब कूड़े में फेंक दिए। साधु कुछ देर शांत रहता है, फिर कहता है, चलो मैं पता करता हूं, मुझे तुम्हारे घर की थोड़ी मिट्टी चाहिए। ज्योति आंगन से थोड़ी मिट्टी लेकर आती है। साधु उस मिट्टी को घर की चौखट पर डाल देता है। वह अंदर जाकर कोई मंत्र पढ़ता है। देखते ही देखते वो सारी मिट्टी इकट्ठा होती है और एक बाल का रूप ले लेती है। वह मिट्टी हवा में उड़ने लगती है और घर के बाहर जाती है। घर के बाहर जाने के बाद वो मिट्टी सीधे पीछे की तरफ जाती है, जहां पर कोठरी बनी थी। साधु उस मिट्टी का पीछा करते हैं। ज्योति और रेणुका हैरानी से उस मिट्टी के ढेर को देख रहे थे। वे भी साधु के पीछे थे। रेणुका साधु को रोकना चाहती थी, लेकिन साधु ने हाथ से पहले ही इशारा कर दिया था कि उसे बीच में टोक ना जाए। न चाहते हुए भी साधु उस कोठरी तक पहुंच चुका था जिस पर ताला लगा था। साधु कहता है, इस कोठरी में क्या है? ज्योति कहती है, कुछ नहीं है साधु। ज्योति के चेहरे के हाव भाव देखकर ही साधु को दाल में कुछ काला लगता है। वह गुस्सा करते हुए कहता है, खोलो, वरना तुम्हें उस प्रेत से कोई नहीं बचा सकता। यह सुनते ही रेणुका ज्योति को चाबी लाने का इशारा करती है। ज्योति भी उस ताले को खोलती है। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें पतली दुबली काली सी एक लड़की दिखती है जो महिमा ही थी। साधु हैरानी से रेणुका और ज्योति की तरफ देखता है। वह जानना चाहता था कि आखिर यह कौन है। साधु पूछता है, यह कौन है? रेणुका कहती है, यह हमारी बेटी ही है। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए हमने इसे यहाँ बंद किया है। यह घर में तोड़ फोड़ करती है, मारपीट करती है, ऐसे में से अलग रखना जरूरी था। रेणुका इतना कहते हुए महिमा को घूर कर देखती है। वो मिट्टी का ढेर अभी भी हवा में उड़ रहा था। साधु उस मिट्टी को ढेर को अपने हाथ में लेते हैं और एक मंत्र पढ़कर फूंकते हैं। उसके बाद वो सारा मिट्टी का ढेर महिमा के सिर पर जा गिरता है। साधु हैरानी से कहता है, ये क्या? वह प्रेत तुम्हारी बेटी पर ही है। यह सुनते ही महिमा के चेहरे पर एक कंटीली मुस्कान आ जाती है। वह धीरे धीरे खड़ी होती है। उसकी आंखें नशीली थीं। वह रेणुका के करीब आते हुए कहती है, हाँ, वह प्रेत मुझ पर ही है, लेकिन मैं इसकी बेटी नहीं हूं, मैं इसकी बहू हूं। तभी ज्योति चिल्लाती है, चुप कर, फालतू बकवास कर रही है। ज्योति के कहने पर महिमा अजीब तरह से हंसते हुए ज्योति को घूरने लगती है। धीरे धीरे उसकी आंखों की कठपुतली का रंग बदलने लगता है। यह सामान्य नहीं था। साधु समझ जाते हैं कि महिमा झूठ नहीं कह रही है, क्योंकि इसके ऊपर प्रेत का साया है और ऐसे में प्रेत झूठ क्यों बोलेगा। साधु तुरंत महिमा को पीछे धकेलते हुए कहते हैं, कौन है तू और क्यों तूने इस लड़की पर अपना कब्जा कर रखा है? तभी महिमा एक आदमी की आवाज में कहती है, मैंने कब्जा नहीं किया है, अब ये मेरी अर्धांगिनी है और इसे मुझे इन लोगों ने ही सौंपा है। ये झूठ बोल रहे हैं कि यह उनकी बेटी है, यह उनकी बहू महिमा है इन्होंने, लेकिन तू इन्हीं के लोगों को क्यों मार रहा है? आखिर इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? इन्होंने तुझे सिद्ध किया है और तुझे इस लड़की को भी सौंपा है। तब वो प्रेत कहता है, हाँ, इसीलिए तो मार रहा हूं, क्योंकि इस लड़की ने मुझसे वचन लिया है कि मैं इसका बदला लूंगा। मैं इस लड़की को हमेशा अपने पास रखना चाहता हूं, इसलिए मुझे इसकी इच्छा पूरी करनी होगी और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर महिमा की आंखें अपने आप पलटने लगती हैं और वह जमीन पर बेसुध होकर गिर जाती है। साधु उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उठ नहीं पाती। साधु भी चुपचाप कोठरी से बाहर चला जाता है। रेणुका और ज्योति घबराकर घर में घुसी ही थी कि साधु भी उनके पीछे जाता है और कहता है,
तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों किसी मजबूर लड़की का फायदा उठाया? वो प्रेत किसी को नहीं छोड़ेगा। ज्योति गुस्सा करते हुए कहती है, यह सब कुछ हमारी माँ के कहने पर हुआ है, माँ और भैया के। अगर गौतम और हमारी माँ पैसों को लालच न करते तो आज यह सब कुछ ना होता। साधु हैरानी से पूछता है, पैसों का लालच? क्या मतलब? फिर ज्योति साधु को सारी कहानी बताती है कि किस तरह उनके घर वालों को दौलत और शोहरत चाहिए थी और इसीलिए उन्होंने इस प्रेत को सिद्ध किया था। लेकिन प्रेत को एक सौदा करना था और वह सौदा था एक कुंवारी लड़की का। अब ऐसे तो कोई भी अपनी लड़की नहीं देता, इसीलिए गौतम ने एक गरीब घर की लड़की से शादी की ताकि उसके घर वालों की तरफ से कोई परेशानी ना हो, और उस लड़की को प्रेत को सौंप दिया। साधु कहता है, लेकिन अब तुम्हारी चाल तुम पर ही उल्टी पड़ चुकी है। तुमने भले ही उसे सिद्ध किया था, वह तुम्हारा हो चुका था, लेकिन अब वह उस लड़की का है और उसने जो सौदा उस लड़की से किया है वह बहुत ही खतरनाक सौदा है। रेणुका घबरा कर कहती है, तो साधु महाराज, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। आप कुछ कीजिए, कैसे भी करके हमें उस प्रेत के प्रकोप से बचा लीजिए, वरना हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। साधु महाराज कहते हैं, इसका तो एक ही तरीका है कि अमावस्या के दिन इस प्रेत को वश में कर लिया जाए, लेकिन अभी अमावस्या आने में 4 दिन बाकी हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक तुम्हें ही सावधानी बरतनी होगी। साधु और ज्योति ये सारी बातें कर रहे थे कि तभी वहां रत्ना आ जाती है और रत्ना ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। इन सारी बातों को सुनकर रत्ना को भी अपनी कानों पर यकीन नहीं होता कि रेणुका और उसके घर वाले ऐसा कुछ कर सकते हैं। ज्योति और रेणुका को बहुत ग्लानि होती है कि उसकी सच्चाई के बारे में उसकी पड़ोसन भी जान चुकी है। वह उसे मना करते हैं कि यह बात किसी को ना बताएं। रत्ना उस समय तो मान जाती है, लेकिन थी तो वह एक औरत ही, और औरत के पेट में वैसे भी कोई बात नहीं पचती। उसने जल्द ही ये खबर पूरे गांव में फैला दी कि महिमा यहीं इसी घर में है और उस पर एक प्रेत का कब्जा है। अब वह प्रेत इन्हीं के परिवार वालों को नुकसान पहुंचा रहा है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। रेणुका और उसके परिवार को उल्टा सीधा बोल रहे थे। यहां तक कुछ लोगों ने तो ताल्लुक भी खत्म कर लिए थे। लेकिन रेणुका और ज्योति अमावस के दिन का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें न शोहरत से मतलब था न दौलत से, उन्हें बस अपनी जिंदगी प्यारी लग रही थी। 2 दिन तो जैसे तैसे करके कट गए थे। तीसरे दिन आते ही रात के समय ज्योति का बेटा अतुल बुरी तरह रो रहा था। ज्योति को समझ नहीं आ रहा था कि आज वो इतना परेशान कैसे कर रहा है। गर्मी भी थी। रेणुका ने कहा, इसे थोड़ी देर बाहर टहला ला, हो सकता है गर्मी की वजह से परेशान हो रहा हो। ज्योति डरते डरते अपने बेटे को आंगन में लेकर टहलने लगी। तभी उसके कानों में सामान के इधर उधर गिरने की आवाज आने लगी। वह आवाज अंदर से आई थी। ज्योति जल्दी से अंदर भागी तो उसने देखा कि उसकी मां की लाश पंखे से लटकी हुई है। ज्योति कुछ समझ पाती या कुछ कर पाती, उससे पहले ही वह पंखा गोल गोल चलने लगता है। ज्योति चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। उसके हाथ से उसका बच्चा भी जमीन पर छूट गया था। ज्योति के चीखने चिल्लाने की आवाज आस पड़ोस के लोगों ने सुन ली थी और उन्हें भी डर था कि शायद उनके घर कोई हादसा हो गया है। वे लोग अच्छे इंसान थे, इसलिए इंसानियत के नाते ज्योति के घर जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ज्योति पागलों की तरह इधर उधर घूमते हुए चिल्ला रही है। उसके बाल खुले हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर ही किसी भूत का साया है। गांव वालों उसे संभालने जा रहे थे, लेकिन तभी उसने अपने हाथ में एक दरांती उठाई और सबको दिखाने लगी। वह किसी को भी अपने पास न आने का इशारा कर रही थी। इसके बाद वह जोर जोर से हंसती हुई अपने बेटे को उठाती है और उसे जमीन पर कई पटकी देती है, जिससे उसके बेटे की मौत हो जाती है। असल में ज्योति के अंदर प्रेत का कब्जा हो चुका था और वही उससे यह सब कुछ करवा रहा था। गांव वाले तमाशा देखते रह जाते हैं, क्योंकि किसी में भी ज्योति के करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक नौजवान यह सब देखने के बाद भी नहीं रुकता और जैसे ही वह ज्योति के करीब जाता है, ज्योति उसकी गर्दन पर दरांती से वार कर देती है। वो तो भगवान का शुक्र था कि दरांती गले की खाल से हल्की सी छूती हुई निकली थी और वह लड़का बच गया था,
गांव वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था और ज्योति को ऐसा करने से रोक रहे थे, लेकिन वह भूल चुके थे कि यह प्रेत है और किसी की नहीं सुनने वाले। ज्योति भारी भरकम आवाज में कहती है, चले जाओ यहां से, चले जाओ, वरना तुम सबको मार दूंगी। ज्योति का वो रूप देखकर सब घबरा गए थे, इसलिए सब पीछे हटने लगते हैं और देखते ही देखते ज्योति वह दरांती अपनी गर्दन पर चला लेती है। उसकी गर्दन उसके गले से अलग हो जाती है। सब समझ जाते हैं कि इसके ऊपर इस प्रेत का साया था, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। कोठरी में से महिमा के रोने की आवाज आने लगती है। दबे कानों सबको खबर तो हो चुकी थी कि महिमा इस घर में है, लेकिन अब सबके मरने के बाद सारे गांव की इच्छा हुई कि वह महिमा को देखें। और जब महिमा को देखने के लिए लोग उस कोठरी में जाते हैं तो महिमा का हाल देखकर रोने लगते हैं। वह सूख कर कांटा हो चुकी थी, हड्डियों का कंकाल थी, चेहरा काला पड़ा था। शादी वाले दिन सब ने उसे किसी अप्सरा से कम नहीं देखा था, लेकिन आज वह उनके सामने इतनी बदसूरत और इतनी कमजोर लग रही थी कि लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि यह महिमा है। फिलहाल गांव के लोग महिमा को बाहर निकाल कर लाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, लेकिन पानी पीते ही महिमा का दम निकल जाता है। लोगों को समझ नहीं आता कि महिमा के साथ क्या हुआ। पानी पीते ही यह मर गई। असल में वह प्रेत महिमा को अपने साथ ले जा चुका था और उसके साथ ही सब कुछ शांत हो गया था। गांव वालों को भी प्रकाश और उसके परिवार की हरकतों के बारे में पता चल गया था। साधु भी कुछ नहीं कर पाया था। महिमा के मरने की खबर उसके मायके तक भी पहुंच चुकी थी। उन लोगों को भी महिमा के बारे में सुनकर यकीन नहीं हुआ। खैर, बुरा करने के वालों के साथ तो बुरा ही होता है, जो कि प्रकाश के परिवार वालों के साथ हुआ। महिमा, जो कि एक बेगुनाह थी, उसे बेवजह अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी। इस तरह से एक परिवार के लालच में एक गरीब और मासूम लड़की की जिंदगी को तबाह कर दिया, साथ ही अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। फिर भी उनका लालच किसी काम नहीं आया। दोस्तों, यह तंत्र और प्रेत की दुनिया बहुत ही काली और खतरनाक होती है। इसमें शामिल होना तो बहुत आसान है, लेकिन इससे बाहर आना बहुत मुश्किल। और असली तंत्र मंत्र की ऐसी और भी ज्यादा भयानक क्रियाएं जो होती है, वह भी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अगर आप इससे भी एक्स्ट्रा लेवल की तंत्र मंत्र की क्रियाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर ऐसी ऐसी भयानक तंत्र विधाओं के बारे में मैंने बताया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि तंत्र में ऐसा भी कुछ होता होगा। अभी हाल ही में माया एक रहस्य के ऊपर बहुत ही भयानक स्टोरी मैंने अपलोड की है, जो केवल मेंबरशिप वाले लोगों ही देख सकते हैं, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अब तक जो स्टोरी सुनी वह सब केवल नॉर्मल प्रकार की हैं। असली हॉरर को देखना है तो मेंबरशिप को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। चलिए, कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। पुरुषोत्तम चौहान कोरबा, सुरौली बुजुर्ग यूपी, सूरज गोरखपुर, दीपक प्रजापति, रोहित शर्मा, सचिन यूपी, गीता अक्षय राजस्थान, आरुषि सिंह, नीलू तुरी झारखंड, फैसल आलम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।